हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज बायोफिजिक्स विजय पाटवकर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों की बहुत जल्द मैं आपको 22 में नीट 22 में जो बायो का क्वेश्चन पेपर आया था या फिर जो क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन वीडियो पोस्ट करूंगा। और सॉल्यूशन जो है वो केवल 1 2 3 4 के टाइप में नहीं, बल्कि वो क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उसका एनसीईआरटी में कहाँ पर उसका बेस है, या फिर एनसीईआरटी में वो कहाँ पर पूछा गया है, पेज नंबर, पैराग्राफ, या फिर वहां पर कौन से लाइन में से पूछा गया है, इस सारा डिटेल मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। और अ, थोड़ा सा देर हो गया बच्चों वीडियो बनाने में। उसका रीजन ये है कि आई वॉज वेटिंग फॉर द आंसर की फ्रॉम दी एनटीए, लेकिन अब तक आंसर की तो आया नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों, एक से दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इस बार भी कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं और उसमें आपको बोनस मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन बॉटनी में है, एक क्वेश्चन जूलॉजी में। जूलॉजी का जो क्वेश्चन है वो एनटीए ने सीधे तौर पे गलत किया है, लेकिन जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट है वो राइट है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसीलिए आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द आंसर की। यही रीजन था, मैं आंसर की के लिए वेट कर रहा था कि आंसर की आएगी, लेकिन आंसर की आया ही नहीं अभी तक। और मजबूरन मुझे अब ज्यादा भी वेट नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक, that is nothing but the NEET 22 analysis answers from the reference of NCERT 2022 biology। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर लेता हूँ। बेटा मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो R5 का है। जो भी आपका R5 था वो R5 क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास होगा तो प्लीज वो ले लीजिए। तो उसके लिहाज से हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए, जो आपका बॉटनी का सेक्शन है। और ये जो बॉटनी का सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सी घटना माइटोटिक सेल डिवीजन के वक्त नहीं होती है। बेटा अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पर आपको ये लाइन मिल जाएगा कि माइटोटिक डिवीजन के वक्त आपका कॉइलिक कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये आपका 164 पेज नंबर पे है, या फिर हम कह सकते हैं 164 165। ये पॉइंट जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये भी आपके माइटोटिक सेल डिवीजन के वक्त होता है। तो ये भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा 164 या फिर 165 पेज नंबर पे। मोमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ये भी आपको सेम पेज पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर ये भी माइटोटिक डिवीजन में होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये आपको 167 नंबर पेज पे मिलने वाला है पॉइंट। और बेटा जी ये पॉइंट है आपके मियोसिस में। इसका मतलब यहाँ पर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होने वाला नहीं है। तो ये बन जाता है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज नथिंग बट दी फोर्थ वन। और ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, जिसका रेफरेंस आपको 167 पेज नंबर से मिल जाएगा। 167 पेज नंबर आप एनसीईआरटी का देख लेना, वहां से आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 101। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट
कनेक्टेड टू प्रिडेशन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रिडेशन से करेक्ट कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड के पेज नंबर 232। और पेज नंबर 232 में जाने के बाद में वहां पर आपको एक टेबल दिखाई देगा 13 वाले चैप्टर में, 12th का। 12th पेज नंबर 232, और वहां पर एक टेबल है, टेबल नंबर 13.1। तो अगर आप टेबल नंबर 13.1 पर जाते हो, टेबल नंबर 13.1 पर आपको, सॉरी पेज नंबर 232 पे टेबल जो है 13.1, वहां पर आप जाइए। वहां पर आपको दिखने वाला है कि किस प्रकार से पहला ऑप्शन जो है, इट इज नेसेसिटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यस, ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है इसलिए मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ। देन उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। तो ये भी कनेक्टेड है भैया। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, यस, बहुत ज्यादा अगर प्रिडेशन होता है तो प्रिडेशन, प्रिडेटर जो है वो प्रे को पूरी तरीके से खा लेंगे। तो इस प्रकार से वहां पर एक भी प्रे नहीं बचेगा, मतलब एक्सटिंक्शन के चांसेस तो यहाँ पर हो सकते हैं। तो लेकिन अगर हम देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर निगेटिवली इम्पैक्टेड, तो नहीं, यहाँ पर हमेशा बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर निगेटिवली इम्पैक्टेड, मतलब यहाँ पर ये निगेटिव दे दिया, ये निगेटिव दे दिया, स्पीशीज ए के लिए निगेटिव और स्पीशीज बी के लिए भी निगेटिव। लेकिन अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि स्पीशीज ए जो है, एक स्पीशीज को हमेशा फायदा होगा, एक स्पीशीज को हमेशा नुकसान होगा। मतलब अगर यहाँ पर बाघ और हिरन है, तो यहाँ पर प्रिडेशन में जो बाघ है वो हिरन का शिकार करेगा, मतलब बाघ को तो फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हिरन को क्या मिल रहा है, हिरन का तो नुकसान हो गया, नुकसान मतलब जान से चला गया बेचारा, और क्या लोगों। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये कहलाएगा प्लस माइनस, दैट मीन्स एक का फायदा है, एक का हमेशा नुकसान है। तो इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 4। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 4। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर negatively impacted, no, one is getting benefit, that means one is positive and another one is negative। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 202। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ। which one of the following plant doesn't show plasticity? प्लास्टिसिटी, ये जो पॉइंट है बेटा, ये आपको एनसीईआरटी के 246 पेज नंबर पे जाना पड़ेगा। 11th के 246 पेज नंबर पर जाइए। वहां पर अगर आप प्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो ध्यान से देखोगे तो उस पैराग्राफ में थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन में आपको मेज दिखेगा, सॉरी, थर्ड लाइन में आपको कॉटन दिखेगा, थर्ड लाइन में आपको कोरिएंडर दिखेगा, और जो आपका मतलब ये दोनों आपके थर्ड लाइन में है उस पैराग्राफ के। और ये जो बटर कप वाला जो पॉइंट है, ये बेटा आपके 6th लाइन में है। मतलब यहाँ पर ये दो पॉइंट, सेकंड और थर्ड का जो एग्जांपल है, सेकंड और थर्ड जो एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का, वो थर्ड लाइन में ही आपको मिल जाएगा। 6th लाइन में आपको बटर कप भी मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो वहां पर मेज का जिक्र नहीं है। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लांट डजंट शो प्लास्टिसिटी, मतलब दो अलग प्रकार के लीफ को हो या फिर कुछ फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हो, वो आपका
मेज दिखाने वाला नहीं है। इन सब में आपको पहले कुछ और स्ट्रक्चर, बाद में कुछ और स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लीफ पहले अलग शेप के थे, बाद में अलग शेप के हैं, तो इस प्रकार के चेंजेस को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये तीनों, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये दिखा रहा है, लेकिन मेज जो है वो नहीं दिखाएगा। अगेन, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में से क्लियरली मिल रहा है। दैट्स वाई हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट दी मेज। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखो, अब तक जितना भी आप देख पा रहे हो, लगभग तीन क्वेश्चन हमने देखे, तीनों का आंसर हमें एज इट इज मिल रहा है फ्रॉम योर एनसीआर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में से एज इट इज आंसर मिल रहा है। तो इस बार भी वही चीज हुई है जो हम 2 साल से आपको बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, पहले एनसीईआरटी बाद में दूसरी चीजें। फिर से वही चीज हुई है यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। तो किसमें आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिख रहा है? इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 11th के पेज नंबर 72 पे जाइए। पेज नंबर 72 पे जब जाते हो तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है? द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो आपको पी एंड सी में दिख जाएगा, गुलमोहर में, और आपका कैसिया, ये भी आपको एनसीईआरटी में से प्रॉपरली दिखता है। या फिर एनसीईआरटी में जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। दतुरा, फिर उसके बाद में चिली, फिर उसके बाद में मस्टर्ड, इनमें आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिखने वाला नहीं है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर सिर्फ आपको गुलमोहर और कैसिया। तो कौन सा ऑप्शन है जो कहता है बी एंड सी? पहले में तो सी आ गया, डी आ गया, तो ये ऑप्शन चला गया। सेकंड में आपका ये आ गया, तो ये ऑप्शन भी चला गया। फोर्थ में आपका डी है, ई है, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन कहता है बी एंड सी ओनली। दैट्स व्हाई बच्चों, ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि फिर से एनसीईआरटी में से एज इट इज क्वेश्चन। देन, which one of following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis? True. केमियोस्मोसिस, केमियोस्मोसिस जब होता है तो क्या नहीं होता है एटीपी सिंथेसिस के बाद? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर पेज नंबर 11th का, 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 213 पे जाइए और 214 पे जाइए। तो ये दो पेजेस पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये चीज जो होती है, ये ट्रू है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आएगा टी। देन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यस। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तभी तो, दैट मीन्स फ्रॉम हायर टू लोअर जब जाता है तभी तो एटीपी, आपका एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। तो ये आएगा आपका यहाँ पर ट्रू। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, नो, इस वक्त किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट हो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई इसे हम कहेंगे नॉट ट्रू। फोर्थ वाला मोमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको बताया कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन थर्ड वाला जो है दैट इज नॉट ट्रू। इसने पूछा है नॉट ट्रू, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा थर्ड वाला, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस एंटायर यूनिट। सो
आपका आंसर बन जाता है 105 का आंसर बन जाता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion, मतलब देखो assertion एंड रीजन। अब तक लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम जो एनटीए था उन्होंने लास्ट टाइम भी assertion एंड रीजन के क्वेश्चन दिए थे। assertion एंड रीजन के क्वेश्चन जो थे वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था आपके एम्स का, एम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, लेकिन लास्ट टाइम के assertion रीजन में और इस टाइप के इस बार के एआर क्वेश्चन टाइप में क्या फर्क है। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन जो था वो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस थे, जो बी सेक्शन थे वहां पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उसमें पूछा गया था। इस बार ये ए सेक्शन में पूछा गया है, अंदर की तरफ पूछा गया है। तो ये हमारे लिए भी एक नई चीज है टीचर्स के लिए कि अब उन्हें यहाँ पर प्रिपरेशन कराते वक्त एसर्शन रीजन को भी प्रॉपरली कराना पड़ेगा, एसर्शन एंड रीजन को भी प्रॉपर न्याय देना पड़ेगा। इसके पहले हम बच्चों को सिर्फ कहते थे या फिर कराते तो तब भी थे, इसके पहले भी कराते थे, लेकिन अब चैप्टर के साथ ही आपको एसर्शन एंड रीजन भी कराना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, क्या है स्टेटमेंट देखते हैं। एसर्शन क्या है, एसर्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो और सेकंड जो है वो स्टेटमेंट क्या है आपका, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर चेक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा आपके 12 स्टैंडर्ड के पेज नंबर 199 एंड 202 में, पेज नंबर 199 और 202 ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। 12 स्टैंडर्ड के इस पेज पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको 202 नंबर पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आपको 202 से मिल रहा है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पॉइंट है वो आपको 199 पे दिख जाएगा। पेज नंबर 199 पे जाकर देख लीजिए ये पॉइंट। अब तो मतलब ये करेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये भी सच बात है। लेकिन उसके लिए आपको जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उसका यूज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। So both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. That's why यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा थ्री। तो यहाँ पर आंसर आएगा थ्री। देन 107, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉज फॉर। तो बेटा अगर आप पेज नंबर 264 देखते हो तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी नाम का जो चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के ये जो चार रीजन है इसे हमने द इविल कॉर्टेट कहा है। तो ये चारों आ जाते हैं ये वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हमने एनसीईआरटी में कहा है द इविल कॉर्टेट। इविल कॉर्टेट जो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से अ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। तो इसलिए इसे हम कहेंगे द इविल कॉर्टेट।
अच्छी से लिख देता हूँ, ऐसा आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, द इविल। मतलब जो बायोडायवर्सिटी लॉस करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे द इविल कॉर्टेड। और ये चारों ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेटा। तो नेटेलिटी नहीं, बर्थ रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी लेना देना नहीं है, कंपटीशन नो। बट इफ यू सी बायोडायवर्सिटी लॉस तो यस, आपका आंसर बन जाएगा चार। बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए ये चारों रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108। लास्ट टाइम जो थे वो मैच दी पेयर ज्यादा थे। इस बार स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ट्रू फॉल्स टाइप या फिर करेक्ट इनकरेक्ट टाइप थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनल पायरुवेट, जिसे हम पेपा कहते हैं रेगुलर लेक्चर, एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल cells of C4 plant lack rubisco enzyme। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा पेज नंबर 219, 7 स्टैंडर्ड 219। तो यहाँ पर जो सेकेंड पैराग्राफ है 21 पेज नंबर पे, तो सेकेंड पैरा में आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट एज इट इज मिल जाएंगे। और दोनों ही स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से देखते हैं 219 पेज नंबर पर, तो वो करेक्ट कहलाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका आंसर आएगा टू, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर उसके बाद में चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। अभी मैंने आपको बताया कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वाले पॉइंट ज्यादा आ गए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के पास अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 30 ऑफ 12th के पेज नंबर 30 पे जाइए। पेज नंबर 30 पर जाने के बाद में आपको वहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में जो 8th लाइन है उसको प्रॉपरली देखना है। फर्स्ट पैरा, 8th लाइन। और 8th लाइन को देखने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। यस, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। यस। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल odors टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट। नो, मॉथ एंड बटरफ्लाई नहीं, बीज आर द मोस्ट। यहाँ पर होना चाहिए था बीज। अगर यहाँ पर बीज होता तो ये आंसर आपका कहलाता करेक्ट, लेकिन यहाँ पर बीज नहीं है, मॉथ एंड बटरफ्लाइज है। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपका जाने वाला है इनकरेक्ट। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110, हाइड्रोकोलाइट कैराग्रीन इज ऑप्टेन फ्रॉम। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी ने इसको घुमाया है। जो बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, सर लेंदी लग रहा था, लेंदी तो नहीं था, आ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने ट्विस्टिंग किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, हाइड्रोकोलाइट, व्हाट इज इन बाय हाइड्रोकोलाइट। तो हाइड्रोकोलाइट का मतलब है वेरी फर्स्ट वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस उसे हम कहेंगे हाइड्रोकोलाइट, जिसका एक एग्जांपल है आपका कैराग्रीन। तो ये कहाँ से पाया जाता है?
अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो वहां पर उन्होंने लिखा है रेड एलगे, पेज नंबर 32 एंड 33 में आपको ये सभी ऑप्शन दिखेंगे। तो 33 में जो टेबल है वो, और 32 में जो डिस्क्रिप्शन है आपके रेड एलगे में। तो पेज नंबर 32, 33, तो वहां पर यू विल बी एबल टू सी रोडोप सॉरी रोडोफाइसी, दैट मीन्स यहाँ पर रेड एलगे। तो रेड एलगे से बेटा कैराग्रीन निकाला जाता है, जो वाटर रोडिंग सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री में, फिर उसका यूज होगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 32 एंड 33 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो किंगडम प्लांट है वहां से इसका आंसर मिलता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर रोडोफाइसी रेड एल्गे इज द आंसर। मतलब आपको एनसीईआरटी में रेड एल्गे दिखेगा, और टेबल जो 33 है वहां पर रोडोफाइसी दिखेगा। तो उससे आंसर बन जाता है आपका पॉइंट नंबर 4। देन द appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes। तो ये जो पॉइंट है ये आपको 11th से मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 11th पे 11th के सेल डिवीजन चैप्टर में जाना है, पेज नंबर 168। 11th पेज नंबर 168। 168 पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो वहां पर जो आपका 14 या 15 नंबर का जो लाइन है, तो वहां पर आपको ये पॉइंट दिख जाएगा कि appearance of recombination nodules on homologous chromosome, site at which crossing over occurs। ये आपको 14th या फिर 15th लाइन जो है वहां पर मिल जाएगा पेज नंबर 168। तो इसका आंसर बन जाता है आपका 4। Then, which one of following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक देखो, अब 11th में थे, अब जंप मार लिया इसने 12th में, मतलब 11th 12th ऐसे ही करने की वो कोशिश कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं पेज नंबर 198, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, ये जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है। तो 12th का पेज नंबर 168, बायोटेक प्रिंसिपल, वो वो चैप्टर में आप जाइए, पेज नंबर 168 पे जाइए। तो पेज नंबर 16 सॉरी, पेज नंबर 198 सॉरी, पेज नंबर 198 पे जाइए। पेज नंबर 198 पर जाने के बाद में वहां पर आप ध्यान से देख पाओगे कि अच्छा, इसने क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो वहां पर जाने के बाद में आपको पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये 198 पेज नंबर पे दिख जाता है सेकंड पैराग्राफ में। ये भी करेक्ट है, ये भी आपको सेकंड पैराग्राफ में दिखता है, तो ये करेक्ट है। ये भी आपका करेक्ट है, ये सभी चीजें आपको सेकंड पैरा में दिख जाएंगी बेटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो फोर्थ वाले पॉइंट को, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर साबित होता है नॉट ट्रू। इसका आंसर आएगा 4। आप 198 पेज नंबर पे जाकर टैली कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं पीएचडी का क्वेश्चन है, 113। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, एक क्वेश्चन है, द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स।
तो इसके लिए बेटा आपको पेज नंबर 250 पे जाना पड़ेगा पीजीडी के। और जो आपका इथाइलिन का पैराग्राफ है उसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो इथाइलिन के पैराग्राफ में आपको ये पॉइंट दिख जाएगा इजीली कि आपका जो इथाइलिन है गैसियस हार्मोन दैट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वहां पर आपको नहीं दिखते, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा थर्ड। तो सेकेंड पैरा में ये आंसर आपको मिलने वाला है, पेज नंबर 250। अब देखिए बेटा, देन उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 114। 114 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। अब ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो चुकी है एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीईआरटी की तरफ से क्या गड़बड़ हुई है? तो एनसीईआरटी की तरफ से ये गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। वहां पर उन्होंने कहा था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर चूज करने के लिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पेज नंबर 11 का, पेज नंबर 90 पे जाइए बेटा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो वहां पर आपको ये दिखेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है 90 पेज नंबर पे। फिर से 90 पेज नंबर पे ये स्टेटमेंट जो है वो भी आपको करेक्ट दिखेगा। देन सी का आंसर भी आपको 90 पेज नंबर पे करेक्ट दिखने वाला है। डी जो है वो करेक्ट है, लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 93 पे। 93 पे आप जाने के बाद में आपको दिखेगा कि ये सिक्स लाइन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं आपके ई की, तो ये भी करेक्ट आता है, मतलब ऑल आर करेक्ट। मतलब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो चुका है एनसीईआरटी के द्वारा, कि किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो इसने कहा है ए बी सी एंड डी ओनली, ये सभी ऑप्शन तो राइट ही है, ऑल आर करेक्ट। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी इज गोइंग टू गिव यू बोनस, लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्या करने वाला है एनसीईआरटी। लेकिन फिलहाल तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें बोनस मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा 11th के प्लांट किंगडम में। 11th प्लांट किंगडम, पेज नंबर 32, 33, 34, इन पेज नंबर पर जाने के बाद में जब आप ध्यान से देखते हो तो वहां पर आपको अच्छा इनकरेक्ट मैच दिखा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो वोल्वेक्स स्टार्च ये करेक्ट है। देन एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन ये भी आपका करेक्ट है। फिर से आप टेबल का भी सहारा ले सकते हो इसके लिए। लेकिन ये जो ब्राउन, ये जो आपका यूलोथ्रिक्स है, मैनिटोल ब्राउन एल्गी, तो वो इनकरेक्ट है। तो ये वाला इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, ये भी करेक्ट मैच है।
दैट्स वाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर 11, पेज नंबर 32, 33 एंड 34। अब 116, यहाँ पर the what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation। तो अगर आप 11th के रेस्पिरेशन चैप्टर में जाते हो, 11 रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में जाने के बाद में पैरा सेकंड देखिए, पेज नंबर 230 पे, 230 के पैरा सेकंड में आपको दिखने वाला है 4th to 5th लाइन। वहां पर इन्होंने नंबर नहीं दिया है, लेकिन मतलब लिखा हुआ है, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है और रिटर्न फॉर्म में है, और वहां पर लिखा है <7। तो वहां पर क्लियर हो गया कि <7 एग्जैक्टली दिखता है वहां पर, पेज नंबर 230, 11th का रेस्पिरेशन चैप्टर, सेकेंड पैरा, लाइन नंबर 4 to 5। फिर से इन्होंने हमको 12th में भेज दिया, तो 12th स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पेज नंबर 86 पे जाइए, और वहां पर जाने के बाद में देखिए फर्स्ट पैरा के अंदर थर्ड लास्ट लाइन में आपको ग्रास ऑफर दिख जाएगा। तो ये जो x0 है, ये वहां पर आपको दिखने वाला है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो मंकीज हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, यहाँ पर तो आपका एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो वहां पर ZW होता है। ग्रासोफर में जो है वो x0 है, वहां पर दिया हुआ है, तो वहां से आप आंसर टैली कर सकते हो। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड? तो मतलब ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है। ग्लाइकोलिसिस के वक्त क्या होता है, या फिर ग्लाइकोलिसिस की पूरे जो आप रिएक्शंस देखोगे, 10 के 10 रिएक्शन जब आप देखते हो, तो 10 रिएक्शन के एंड में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कितने एनर्जी यूज हुए, कितने एनर्जी फॉर्म हुए, और इस प्रकार से कितने एनर्जी का यहाँ पर नेट गेन हो रहा है। वो जब आप देखते हो तो वहां पर आपको नेट गेन मिलता है 2। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, फिर से पेज नंबर 11th का रेस्पिरेशन ही, 11th के रेस्पिरेशन चैप्टर में जाइए, पेज नंबर 2 to 9 पर जाइए। 14.1 का डायग्राम भी देखोगे अगर आप, तो फिगर 14.1 में भी आपको इसका आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 ATPs का नेट गेन हो रहा है। तो दैट्स आंसर आ जाता है यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से बच्चों, अब तक हमने देखा है कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे एनसीईआरटी में से ही बन रहे हैं, एनसीईआरटी में से ही आए हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ वहां से नहीं आया हुआ है।